सभी साथियों को मेरा नमस्कार। क्या सभी साथी जुड़ गए हैं? अगर जुड़े हैं तो मैं अपनी बात को शुरुआत करूंगा। तो भारतीय शोषित पिछड़ा संगठन नई दिल्ली, इनकी ओर से जो मुझे ऑनलाइन शिक्षा और सामाजिक न्याय इस विषय पर बात रखने का मौका आपने दिया और आपने मुझे ये अवसर प्रदान किया, इसीलिए मैं आप सभी का शुक्रगुजार हूँ। मुख्यतः संजय जी ढाकुलकर, प्रभाकर गायकवाड़ सर और सुदाम चिंचाने जी, इन्होंने मुझे ये मौका दिया, इसलिए मैं आपका हार्दिक आभारी हूँ। और इस कोविड-19 के लॉकडाउन के दरमियान जो एक शिक्षा के बारे में एक बदलाव, शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव हमारे सामने दिखा है, सामने उभरा है। जैसे कि इस कोविड की महामारी ने आर्थिक, सामाजिक सभी क्षेत्रों को प्रभावित किया है और जिन क्षेत्रों को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया है उन क्षेत्रों में शिक्षा का क्षेत्र उससे बचा नहीं है। और ये सामाजिक बदलाव जो शिक्षा में आया है वो किस तरह का बदलाव है और उस बदलाव में जो हम चित्र अभी देख रहे हैं, हमारे सामने आ गया है, वो चित्र क्या हमें चरित्र दिखाता है इस शासन व्यवस्था का, इस सरकार का और इस गवर्नमेंट का। ये सभी हम अब आज की चर्चा में मैं आपके सामने इसकी बात रखने वाला हूँ। हालांकि शिक्षा की व्यवस्था कोई अवकाश में पैदा नहीं होती है, खड़ी नहीं रही हुई होती है। वो एक बाहरी शिक्षा व्यवस्था के प्रारूप का एक छोटा नमूना होती है। तो ये शिक्षा व्यवस्था जो बाहर की संरचनात्मक समाज की रचना है, जैसे इसमें जात होता है, वर्ग होता है और महिलाओं का भी एक स्थान होता है और एक उसकी एक स्तरीकृत रचना होती है। उस रचना के तहत ये सब जाति वर्ग के अनुसार लोगों का अपना एक स्थान इस व्यवस्था में होता है। तो ये व्यवस्था जैसे बाहरी रूप से काम करती है, उसी में शिक्षा की व्यवस्था भी अंदर से काम करती है। तो इस व्यवस्था को चलाने वाला सूत्रधार वर्ग जो निर्णय लेता है, उन्हीं निर्णयों को आगे हमारे सामान्य इंसान को सामान्यतः आगे उनके ऊपर वो निर्णय लाद दिए जाते हैं। तो ये जो ऑनलाइन शिक्षा का आज का माहौल खड़ा हुआ है, ये किस कारण खड़ा हुआ है और ये ऑनलाइन शिक्षा के माहौल में क्या कौन कौन सी एजेंसियां शामिल है और इनका हेतु क्या है और ये क्या सामाजिक न्याय के तत्व को किसी तरह से बाधा तो नहीं पहुंचा रहे हैं, इसकी चर्चा आज के चर्चा का मुख्य भाग होगी। तो भारत का शिक्षा का व्यवहार, हाँ, ये शुरू से ही एक बहुसंख्यक वर्ग के लिए नकारात्मक रहा है। जैसे कि संस्कृत भाषा के जरिए बहुत सारे समुदाय पर शिक्षा की पाबंदी लगा दी गई थी कि एक ज्ञानबंदी का राजकारण उस दौरान चल रहा था। और जब शिक्षा की सार्वत्रिकरण की बात सामने आई, अंग्रेज़ों के ज़माने में जब उन्होंने शिक्षा के सार्वत्रिकरण का विषय सामने लिया, तो दरभंगा संस्थान के एक संस्थानिक ने 1100 संस्थानिकों की दस्तखत लेके एक रिपोर्ट तैयार किया और अंग्रेज सरकार को उसको वो भेज दिया, ये कह के कि ये शिक्षा की सार्वत्रिकीकरण की जो आपकी जो नीति है, ये हमारे लिए बाध्यकारक होगी और हम वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि
हमारे खेतों में हल कौन चलाएगा, हमारे घरों में काम कौन करेगा अगर सबको शिक्षा मिलेगी तो इसी कारण से जो भी प्रभावशाली शक्तिशाली वर्ग होते हैं वही रणनीतियों पे, शिक्षा नीतियों पे, सामाजिक नीतियों पे प्रभाव डालते हैं। तो इस ऑनलाइन शिक्षा में जो भी एजेंसियां काम कर रही है वो जो सरकार पर दबाव डाल रही है कि शिक्षा का ऑनलाइन जो स्वरूप है उसको बढ़ावा देने के लिए सरकार पर दबाव डाल रहा है, वो किस तरह से आगे आ रहा है, इसका स्वरूप हमें आज की चर्चा में देखना है। देखिए, भारत की 70% जनता गरीबी में जी रही है और आज तो कोविड-19 के दरमियान तो 70% से भी ज़्यादा लोग गरीबी की रेखा के नीचे आज जी रहे हैं। और इसी दौरान ये जो ऑनलाइन एजुकेशन का जश्न है वो मनाया जा रहा है निजी कंपनियों द्वारा, और ये सरकारों पर ज़बरदस्ती करके एक तो स्कूल चलाने की बात चला रहे हैं और या फिर ऑनलाइन शिक्षा को थोपने की बात कर रहे हैं। शुरू में तो ये तात्कालिक उपाय के तौर पे देखा जा रहा था। ऐसे मान रहे थे कि मजबूरी है और कोविड-19 के कारण बच्चों की शिक्षा रुकी ना जाए, इसीलिए कुछ तो देना होगा, इसीलिए ऑनलाइन शिक्षा का माध्यम अपनाया। लेकिन हम इसको तात्कालिक उपाय के तौर देख रहे हैं तो हम गलती कर रहे हैं, क्योंकि इसको देखने का जो नज़रिया है वो हमें तय करने के लिए इस व्यवस्था का चरित्र हमें देखना होगा, इस व्यवस्था का इतिहास हमें देखना होगा, और फिर बाद में हम ये तय कर सकते हैं कि ये जो ऑनलाइन शिक्षा की जो वकालत करने वाली जो एजेंसियां है वो किस हेतु से प्रेरित है और ये किस हेतु के कारण लोगों को ऑनलाइन शिक्षा लेने के लिए बाध्य करती है। तो देखो, 2008 में वाजपेयी सरकार थी, तब जैसे कि आपको पता है कि शिक्षा नीतियाँ शिक्षाविद तय करते हैं, लेकिन वाजपेयी सरकार में भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि शिक्षा की नीति तय करने की जिम्मेदारी बिरला अंबानी नाम के पूंजीपतियों को दी गई। इसमें कुमार मंगलम बिरला थे और मुकेश अंबानी थे, और इनके ऊपर वो जिम्मा दिया गया कि उन्होंने शिक्षा नीति को लिखना है। तो उन्होंने उसमें शिक्षा के जो परिप्रेक्ष्य है, पूरा भारत देश एक शिक्षा का बाजार देख के, ये एक अरबों खरबों डॉलर की एक मार्केट है, ऐसा सोच के, ऐसा देख के वो रिपोर्ट ऐसा दिया कि शिक्षा को अब से सेवा क्षेत्र मान के नहीं देखा जाए, बल्कि उसको कमोडिटी, प्रॉफिट, मुनाफा के तौर पे देखा जाए। और तब से जाके शिक्षा में बदलाव आने के शिक्षा में बदलाव आने का जो चित्र है हम देख रहे हैं। तो इस तरह से शिक्षा निजी हाथों में जाने लगी। 1986 के धोरण से लेके शिक्षा का धीरे धीरे से निजी हाथों में ढकेलना जारी रहा। 2009 के आरटी आने के बाद भी, शिक्षा का अधिकार आने के बाद भी शिक्षा को निजी क्षेत्रों का अंतर्भाव और निजी क्षेत्रों को बढ़ावा देने का शिक्षा का जो चरित्र है वो आगे भी बरकरार रहा। सवाल ये पैदा होता है कि अगर शिक्षा कानूनी अधिकार है, मुफ्त शिक्षा है, सभी का अधिकार है, गुणवत्तापूर्ण है, तो शिक्षा बेचने के लिए क्यों है? ये सवाल सामान्य अभिभावक नहीं पूछते हैं, सामान्य पेरेंट्स नहीं पूछते हैं कि शिक्षा अगर सभी का अधिकार है तो वो निजी हाथों में बेचा क्यों जाता है। तो ये हम अभिभावकों को, टीचर्स को, शिक्षा की एजेंसी में काम करने वाले शोषित, पिछड़े, वंचित तबकों में से आए हुए सुशिक्षित कहलाने जाने वाले टीचर्स को भी समझने में अभी तक देरी हो गई है कि ये शिक्षा का अधिकार हम लोगों को शिक्षा देने वाला अधिकार नहीं था, बल्कि वो शिक्षा का अधिकार छीनने वाला कानून था। क्योंकि ये एक पहला ऐसा दस्तावेज था कि जिसने शिक्षा को निजी क्षेत्र को सौंपने का अधिकृत एक दस्तावेज दिया, कि जिसमें कहा गया था कि आप निजी स्कूल तो चला सकते हो, लेकिन उसमें 25% आरक्षण समाज के गरीब और पिछड़े तबकों को रखना अनिवार्य है। यानी कि आपको चोरी करना है तो आप चोरी कर सकते हो,
यानी कि आपको शिक्षा का बाजार करना है तो आप कर सकते हो, लेकिन आप गरीब पिछड़े वंचित तबकों को 25% आरक्षण दे दो। मतलब एक तरह से अगर आप 25% आरक्षण दोगे तो एक तरह से आपका धंधा चलाने में आपको परमिशन दी जाती है। तो इस तरह से ये कानूनी ऐसा दस्तावेज था कि जो शिक्षा के निजीकरण को बढ़ावा दे रहा था, लेकिन हम उसके बाहरी लेवल को भूल के उसको शिक्षा का अधिकार देने वाला कानून समझ बैठे। बाद में उन 25% बालकों के बारे में क्या हुआ, उनको ना तो वहाँ आत्मसम्मान मिला, उनको अलग जगह पे बिठाया जा रहा था, उनको अलग यूनिफॉर्म दिया जा रहा था, बार उनसे फीस मांगी जा रही थी। इतनी हर एक प्रोग्राम में सम्मिलित होने के लिए फी थी। संडे का यूनिफॉर्म अलग था, सैटरडे का अलग था। यही नहीं कि खाने में टिफिन में क्या लाया जाए, इसका भी उनके ऊपर दबाव था। इसी कारण वो बच्चे वहाँ जाकर भी अपना आत्मसम्मान नहीं पा सके और वो बच्चे केवल उनकी ट्यूशन फी सरकार दे रहा था। तो ये जो बाहरी बदलाव जो सरकार ने आरटीई के नाम पे हमको दिया था, हम उस भूल भुलैया में आकर के उसको अधिकार मान बैठे। इसी तरह से हमें जब नीति कोई आती है, जब कोई बदलाव हमारी व्यवस्था में आता है, तो हमें उस बदलाव को देखने का नज़रिया प्राप्त करना चाहिए। अगर हम ऐसी नीति को पहचानने में सक्षम नहीं हुए, अगर हम ऐसे बदलाव को पहचानने में सक्षम नहीं हुए, तो हम बहुत बड़ा धोखा खा रहे हैं। और यही नहीं कि हम हमारी आगे की आने वाली जनरेशन को भी धोखा दे रहे हैं, ये इसका अर्थ होता है। इसीलिए हम इस बदलाव को कैसे देख रहे हैं, ये नज़रिया हमें तय करना होगा। भारत के मध्यम वर्ग में एक तो भारत की शिक्षा व्यवस्था ऐसी है कि भारत की शिक्षा व्यवस्था में कोई जैविक बुद्धिजीवी पैदा नहीं होता है, ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल पैदा होने की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि जब ये शिक्षा उस व्यक्ति को दी जाती है तब उस व्यक्ति को सामने जो आदर्श रखे जाते हैं, उनको जितना स्वयं प्रेरित स्वयं केंद्रित रखा जाता है, हर एक के बाद एग्जाम में ढाला जाता है, इतनी कंपटीशन उसके सामने की जाती है कि वो एक रेस का घोड़ा तक बन जाता है। और जैसे कि रेस का घोड़ा रेस का गुलाम होता है और उसको आगे का कोई परिप्रेक्ष्य नहीं दिखता है, कौन गैर बराबरी में जी रहा है, कौन गरीबी में जी रहा है, कौन सी आर्थिक विषमता को झेल रहा है, उसको देखे बजाय वो अपनी स्वयं केंद्रित अवकाश में अपनी स्पर्धा और अपना करियर मान के एग्जाम के बाद एग्जाम देता चला जाता है और उसमें उसका पूरा व्यक्तिमत्व तहस महस होके स्वयं केंद्रित आदमी इंसान बनकर वो क्यों गैर जिम्मेदार इंसान बनकर वो उभर आता है। ऐसी ये शिक्षा व्यवस्था आज तक रही है। और इस शिक्षा व्यवस्था के प्रति फलस्वरूप होने वाले जो लोग हैं, जो इस दृष्टि से इन राजकीय नीति को, इन शासक की नीतियों को समझने में काबिल चिकित्सक बन नहीं पाते हैं। तो ये हमारा बुनियादी शिक्षा का एक वीक पॉइंट है, बुनियादी इसमें एक दोष है कि इस शिक्षा व्यवस्था में ऐसे जैविक बुद्धिजीवियों को बनने की गुंजाइश कम है। तो इसी कारण हम इन समस्याओं को देख नहीं पाते हैं, हम इन बदलावों को देख नहीं पाते हैं। जिस बदलाव को हम देख रहे थे कि ये ऑनलाइन शिक्षा बच्चों को अवसर प्रदान करेगी, बच्चों को बाहर झांकने का मौका देगी, बच्चों को ज्ञान का अवकाश प्रदान करेगी, बच्चों को बड़े ज्ञान के परिप्रेक्ष्य से परिचित करा देगी। अब उस मजबूरी के कारण अपनाए हुए ऑनलाइन शिक्षा को वह एक कायम बनाने की एक साजिश रच रहे हैं। और स्कूली शिक्षा, जो क्लासरूम की शिक्षा है, कक्षा में ली जाने वाली शिक्षा है, उसको पर्याय के स्वरूप में उसको सामने रखने की वो साजिश अब कर रहे हैं। और ये गैर बराबरी लाने वाला ही नहीं है, ये एंटी डेमोक्रेटिक भी है, ये तो हमारे संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ भी है। क्योंकि भारत एक इतना बड़ा संकीर्ण सा देश है, इतनी लंबे, इसमें इतनी बड़ी विषमता इस देश में है, इतनी गरीबी है, 70% लोग आज भी गरीबी की रेखा के नीचे जीते हैं। लोगों की जीने मरने के सवाल इतने घने, और इस कोविड की महामारी में तो इतने बड़े
गहन हो गए हैं कि उनका जीना मरने का सवाल गंभीरता के साथ, उनके जीने के साथ वो अभी उसके साथ जी रहे हैं। तो इस परिप्रेक्ष्य में ये जल्दबाजी करना और ये उनके ऊपर ऑनलाइन की शिक्षा थोपना, ये निजीकरण का बढ़ावा देने का एक दूसरा मार्ग है। इस निजीकरण के षड्यंत्र का शिकार इस व्यवस्था को, इस शासन प्रणाली को बनाने का ये निजी एक मार्ग हमारे सामने दिखता है। अगर हम ये सोचें कि बच्चा अगर ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली में अपने आप को झोंक देता है, अपने आप को ढाल देता है, तो वो क्या व्यक्तित्व बनकर सामने आएगा। तो मूलतः भारत में जितनी भी शैक्षिक परंपराएं रही है, चाहे वो बौद्ध शैक्षिक परंपरा हो, जैन परंपरा हो, उपनिषदों की परंपरा हो, या फिर गुरुकुल वाली जो ब्राह्मण क्षत्रियों को ही शिक्षा देती हो, वही वो भी परंपरा क्यों न हो, उन परंपराओं में भी इस तरह का आइसोलेशन, इस तरह का अलिप्ततावाद नहीं था। और ये परंपराएं भी एक सामुदायिक जीवन अपने छोटे अरसे तक भी सीमित क्यों न हो, एक सामुदायिक जीवन साझा करने की बात करती थी, एक जीवन सहजीवन जीने की बात करते थे, और कभी भी इसमें अलिप्तता को बढ़ावा नहीं दिया गया था। लेकिन ये जो ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली है, जो अपने आप में एक आइसोलेशन से ही शुरू होती है। गौर करें कि ये ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली का जन्म जो पूंजीवादी शोषणवादी संस्थाएं हैं उनके अड्डे में हुआ है। स्टॉक एक्सचेंज से ऑनलाइन शिक्षा का जन्म हुआ है। तो ये पूंजीवादी शोषणवादी लोग ये व्यवस्था, यही शिक्षा हमारे ऊपर ढालने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर इस तरह की शिक्षा हम पर थोपी जाए तो जो समाज का, जो पिछड़े वर्ग का, घुमंतू जातियों का तबका है, जिनके सर के ऊपर छत भी नहीं है, उनकी इस शिक्षा व्यवस्था में क्या दशा होगी। जिनको एकांत नहीं है, जो एक बहुत बड़ा एक समुदाय ऐसा है भारत में, 47% एक ऐसी जनसंख्या भारत में मौजूद है जिनको 8 घंटे तक इलेक्ट्रिसिटी मुहैया नहीं होती है, या फिर 24% लोगों के पास सिर्फ मोबाइल है, उनमें से 10-15% लोगों के पास भी इंटरनेट चलते हैं, और उनमें से 5-10% ही व्हाट्सएप जैसे या फिर सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं। ऐसी अगर प्रतिशत की जनसंख्या की हम जो विभागनी है वो देखें, तो हम कौन से देश की बात कर रहे हैं, किसको सामने रखकर ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा दे रहे हैं। या तो इनके सामने जो भारत है, ये यहाँ की सूत्रधार वर्ग की मानसिकता, यहाँ की सूत्रधार वर्ग की आर्थिक और सामाजिक स्थिति को सामने रख के बनाई गई है, या फिर इनके सामने जो भारत की तस्वीर है ये अलग से है। इसीलिए हम ये कहने में अभी तक सक्षम क्यों नहीं हुए हैं कि ऑनलाइन शिक्षा यह समाज के विशिष्ट स्तर को, शिक्षा को नकार देने वाली शिक्षा व्यवस्था है। जो स्तर अभी आपने देखा होगा कोविड-19 के दौरान, कोविड की महामारी के सबसे बड़ी जिंदगी में जिनके उथल पथल हुई, वो कौन थे? वो विस्थापित मजदूर थे, गरीब थे, सर्वहारा लोग थे, मेहनतकश लोग थे। कोई भी सामाजिक या नैसर्गिक आपत्ति क्यों ना हो, वो जो कोई ऐसा मिशन क्यों ना हो जो बड़े लोगों के लिए भी प्लान किया हो, लेकिन उसका शिकार भी गरीब मेहनतकश पिछड़े लोग होते हैं। आप नोटबंदी जैसी एक आपदा को देखो, या फिर एक बड़े पैमाने पे लगाए हुए एक योजना को देखो, तो नोटबंदी का शिकार कौन हुए हैं? वो नोटबंदी किसके लिए लगाई गई थी और नोटबंदी का शिकार कौन हुए हैं? जीएसटी किसके लिए लगाई है और उसका शिकार कौन हुआ है? बेरोजगार कौन हुए हैं? उसके रोजगार किनका चला गया है? जो घर पर अभी बेरोजगार बन के बैठे हुए हैं वो कौन लोग हैं? मतलब नैसर्गिक आपदा भी क्यों न हो, या फिर कोई शासकीय निर्णय क्यों न हो, उसका अगर कोई असर झेलने वाला वर्ग होता है तो वो समाज का पिछड़ा
दलित, आदिवासी, शोषित, मुस्लिम, वंचित होता है और वहाँ की महिलाएं होती है। अगर हम ऑनलाइन शिक्षा की बात करें तो आज ऑनलाइन शिक्षा न मिल जिनको कभी भी मिल नहीं सकती, जो मोबाइल स्मार्टफोन खरीदना तो दूर की बात है, जो उसमें रिचार्ज भी नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि जिनको सब्जी लाने के लिए पैसा नहीं है, जिनको अनाज लाने के लिए पैसा नहीं है, ऐसा एक बहुत बड़ा तबका जो एक बहुत बड़ी आबादी देश में है, उनके बारे में अगर सोचे तो क्या ये लोग अपने बच्चों के लिए रिचार्ज खरीद सकते हैं? क्या ये लोग अपने बच्चों के लिए स्मार्टफोन खरीद सकते हैं? एक महाराष्ट्र में एक उदाहरण सामने आया है कि निजी स्कूल में बच्चा पढ़ रहा था और जब स्कूल से ये दबाव आया कि तुम्हें स्मार्टफोन खरीदना है क्योंकि हम ऑनलाइन मटेरियल देने वाले हैं, उसने बाप से पूछा कि मुझे स्मार्टफोन खरीदना है। बाप ने बोल दिया कि आगे के हफ्ते में कुछ पैसे आएंगे तो वो खरीद सकते हैं। इसी दौरान उस बच्चे में तनाव में आकर अपने जीवन को समाप्त कर दिया। ये जो मनोधारणा है, क्या ये मनोधारणा उनके समझ में नहीं आती है? जो इस व्यवस्था के सूत्रधार है, जो इस व्यवस्था को प्रोग्राम देते हैं, जो इस व्यवस्था को चलाते हैं, भगाते हैं, क्या उनके समझ में नहीं आता है कि बच्चों को महाराष्ट्र में एक लड़की ने 90 रुपए की बस पास के लिए पैसे न होने के कारण आत्महत्या की है। अगर हम देखें तो महाराष्ट्र की स्थिति देखें तो हर तीसरे दिन एक किसान आत्महत्या करता है। इतनी बुरी तरह से वो अपनी ज़िंदगी से जूझ रहे हैं और इस माहौल में ये ऑनलाइन का जश्न मना रहे हैं। तो ये जो संविधान का अंतर्निहित मूल्य है, जो कि समानता की बात करता है, जो कि हर एक को आत्मसम्मान के साथ जीवन प्रदान करने की बात करता है, इन संवैधानिक मूल्यों को क्या ये शासनकर्ता लोग मानते नहीं हैं? क्या ये संवैधानिक मूल्यों को ये भूल गए हैं? क्योंकि ये जानते नहीं हैं कि अगर संविधान गैर बराबरी हटाने की बात करता है, संविधान हर एक को आत्मसम्मान पूर्वक जीने का हक देने का अभिवचन देता है, तो ये अभिवचन केवल शैक्षिक संस्थाओं के जरिए दे सकता है कि जहां पर वो एक समतल वातावरण में, एक समान समन्यायिक समतल प्लेटफॉर्म पर, स्कूली प्लेटफॉर्म पर सभी बच्चों को लाकर समानता का अधिकार प्रदान करता है। स्कूल कोई बिल्डिंग नहीं होती है, स्कूल कोई एक ऐसी एजेंसी नहीं होती है कि जो सिर्फ बनाई है। स्कूल या फिर कोई भी सरकारी एजेंसी हो, ये संवैधानिक मूल्यों को लोगों में शाश्वती देने वाले एक धारणा, संवैधानिक मूल्यों का शाश्वत रूप उनके मन में बिठाने के लिए की हुई सेवा क्षेत्रों की एक एजेंसी होती है। तो ये संवैधानिक मूल्य जो ध्यान में रखते हैं वो कतई ऑनलाइन शिक्षा के पक्ष में नहीं होंगे, क्योंकि इसमें जो आइसोलेशन में बच्चा पढ़ेगा और इसमें जो आइसोलेशन में बच्चा बढ़ेगा, ये कतई संवेदनशील व्यक्ति मान के उभर कर नहीं आएगा। इसकी मनोधारणाएं क्या होगी, इसका मनोविकास क्या होगा? क्योंकि चरित्र का निर्माण, क्योंकि एक अच्छे संवेदनशील नागरिकता का निर्माण, ये हमारी शिक्षा व्यवस्था का अंतिम उद्दिष्ट है। ये हम भूल नहीं सकते। अगर हमारी शिक्षा व्यवस्था एक चरित्र के निर्माण में, एक जिम्मेदार व्यक्ति के निर्माण में और एक भाईचारा, बंधुता, लोकशाही, जनतंत्र, समाजवाद के निर्माण में अगर हमारा संविधान विश्वास रखता है और उसी के लिए इन एजेंसियों को खड़ा करता है, तो ये सरकारी स्कूलों जैसी एजेंसियां खत्म करने की साजिश इन निजी संस्थाओं ने की है और इसीलिए ये सरकार पर दबाव डाल रहे हैं कि ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं। आज हम कोविड-19 के दौरान
अभी तक तो सर्वेज सामने नहीं आए हैं कि बच्चों की मनस्थिति क्या है। जो कुमार वयीन किशोर वयीन बच्चे हैं, उनके मन में क्या चल रहा है, वो जो अकेलापन महसूस कर रहे हैं, उनके सामने घर की रोजी रोटी के लिए हो रही संघर्ष की हालत उनके सामने है। उस हालत में वो किस तरह से सोच रहे हैं और उस हालत में वो किस तरह से जी रहे हैं, इसके बारे में कहीं पर भी कोई भी चर्चा नहीं आ रही है। इस युवाओं के मन पर इस कोविड-19 का असर क्या होगा और इनको किस तरह की शिक्षा अब देनी होगी, इनको किस तरह से सोचने का तरीका और इनके मनोबल को बढ़ाने का क्या प्रोग्राम हमें इनके सामने रखना होगा, इसके बारे में कोई भी चर्चा हमें किसी भी टीवी चैनल पर नहीं दिख रही है। लेकिन ऑनलाइन एजुकेशन, निजी एजुकेशन और ये एक शोषणकारी एजुकेशन का जो माहौल है, इसकी वकालत करने वाली मीडिया आज भी हमारे सामने है। आप अगर देखो तो इस ऑनलाइन एजुकेशन की वकालत करने वाले सभी निजी स्कूल और निजी और कंपनियां हैं जो जिनका अभी इस कोविड-19 के इस माहौल में जिनका मार्केट बढ़ा है, जिनके शेयर्स बढ़े हैं और जिनकी मांग बढ़ी है, ऐसी एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की और साइबर सेक्टर में काम करने वाली और टेक्निकल सेक्टर में काम करने वाली कंपनियों का जिनका शेयर स्टॉक एक्सचेंज में बढ़ा है, ऐसी एजेंसियां जिनसे लाभान्वित हुई है, ऐसी एजेंसियों का दबाव शासनकर्ताओं पर है और यही उनको निर्णय लेने के लिए दबाव डालते हैं। इसलिए ऑल इंडिया फोरम फॉर राइट टू एजुकेशन का कहना है कि ये सब लोगों को छलाव में लाके, लोगों का छल बना के, एक षड्यंत्र रचा के लोगों का ध्यान भटकाने की साजिश है। ये ऑनलाइन शिक्षा जो मजबूरी के दौरान आई, आपत्ति के दौरान आई हुई एक वैकल्पिक तात्कालिक एक चीज़ थी, वो अब हमारे ऊपर थोपने का षड्यंत्र और शिक्षा की निजीकरण को बढ़ाने का षड्यंत्र लादा जा रहा है, जिसके कारण 70% बच्चे, 28 करोड़ बच्चे भारत के इस कक्षा में आ ही नहीं सकते कि जो अपने पारिवारिक बलबूते के ऊपर और अपने स्वयं के बलबूते के ऊपर किसी स्मार्टफोन को खरीद सके, किसी एक कंपनी का नेट का रिचार्ज कर सकते और शांत चित्त से और स्थैर्य मन से इस शिक्षा को ग्रहण कर सके। हालांकि ये तकनीकी बातें हैं, ये केवल तकनीकी समाज निर्माण करेगी, ये केवल तकनीकी चीज़ें मुहैया कराना, जैसे स्मार्टफोन है, इंटरनेट है या फिर कोई उपलब्धि है, ये इंटरनेट के ज़रिए उपलब्ध कराना ये महज शिक्षा नहीं है, इसको लर्निंग नहीं कह सकते हैं। ये सिर्फ कुछ एक एक्टिविटी है, ये कुछ सिर्फ तकनीकी एक्सरसाइज है। ये तकनीकी एक्सरसाइज शिक्षा नहीं हो सकती। ये शिक्षा तभी हो सकती है जब एक प्लेटफॉर्म पर बच्चे, जैसे कि शिक्षा व्यवस्था के 3 आयाम होते हैं। पहला आयाम होता है एक स्कूल, एक ऐसी जगह, एक ऐसा समुदाय, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ की बच्चे आपस में आके अंतरक्रिया करते हैं, समाज बनाते हैं, एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे के धर्म को समझते हैं, जाति को समझते हैं, आर्थिक स्तर को समझते हैं, कपड़े को, रहन सहन को, भाषा को, खान पान को, संस्कृति को समझते हैं और वहाँ जाके भारत का निर्माण होता है। तो शिक्षा का जो पहला आयाम है, एक स्कूल का प्लेटफॉर्म, वो भारत का निर्माण करता है, जहां बच्चे आपस में आके मेल जोल के एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होते हैं। शिक्षा का दूसरा आयाम होता है कि शिक्षक का व्यक्तित्व, शिक्षक का चरित्र, शिक्षक का वार्तालाप, शिक्षक का पर्सनालिटी जो होता है, वो बच्चों के ऊपर अपनी छाप छोड़ता है। क्योंकि जो भी लर्निंग होता है शिक्षा व्यवस्था में, वो मॉडल लर्निंग होता है। सामने आपके जब एक प्रारूप आता है व्यक्तित्व के तौर पर, हम उसका अनुकरण करते हैं और उस जैसा बनना चाहते हैं, उस जैसी पढ़ाई करना चाहते हैं। तो एक शिक्षा का प्रारूप, एक शिक्षित व्यक्तित्व का प्रारूप जो शिक्षक के रूप में आपकी क्लासरूम पढ़ाई में आपके सामने आता है, वो प्रारूप इस शिक्षा में नहीं है। और तीसरा आयाम शिक्षा व्यवस्था का जो है, वो है बच्चों की आपस का व्यवहार, आपस की बातचीत, आपस का लेन देन, आपस का भाईचारा, बंधुता।
तो ये सब इस ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली में सब नकारा गया है, ये बेदखल किया गया है कि व्यक्तित्व का निर्माण कैसे होगा अगर बच्चा और बच्ची अगर अपने समुदाय से टूट जाएंगे तो कौन सा मनोविकार हम उनमें लाने वाले हैं। और ऐसी तकनीकी पढ़ाई को उनको जोड़कर क्या हम उनको रोबोट बना रहे हैं, क्या हम उनको एक तकनीकी व्यक्तित्व उनका बना रहे हैं। तो ये बात हमें सोचना ज़रूरी होता है, क्योंकि एक जो भारत की जो समझ है इस सूत्रधार वर्गों की, वो हम उनके खुद के परिप्रेक्ष्य से बनी हुई है। और जॉन स्टुअर्ट मिल का एक वाक्य है कि अगर आप किसी तथ्य को एक ही बाजू से देखते हैं, अगर आप किसी तथ्य को अपनी ही दृष्टि से और अपनी समझ से देखते हैं, तो आप इस तथ्य को बहुत कम समझते हैं। इसी तरह से इस सूत्रधार वर्ग ने जो ऑनलाइन शिक्षा हमारे ऊपर थोपी है, ये अपने एक उच्च वर्गीय या फिर शहरी अर्बन जगह में बैठ के किसी एसी की केबिन में बैठ के जो लिया हुआ निर्णय है, जो उनकी नज़रिए से इस समाज के वास्तव को देखता है, वो उनका एक बहुत संकीर्ण, एक संकुचित आकलन है कि जो इस पूरे भारत को बेदखल कर रहा है। जैसे कि हमारे महाराष्ट्र में दैनिक जागरण की एक टीम ने कुछ सर्वे किया, दिव्य भारती अखबार की टीम ने, और एक तुळजापुर के उस्मानाबाद जिले के तुळजापुर तहसील के यमगरवाड़ी में तहसील में उन्होंने एक सर्वे किया। उन्होंने देखा कि 1200 लोगों की बस्ती है, जिनमें से 150 लोगों के पास स्मार्टफोन है, और उन स्मार्टफोन में सिर्फ 15 फोन एक्टिव रहते हैं कि जो कोई व्हाट्सएप से आदान प्रदान कर सकते हैं। बहुत सारे लोग जो 70% लोग हैं, ये वो एक तो गन्ना काटने वाले काम मजदूर हैं, या फिर उसमें से 30-40 फैमिलीज वो पुणे चले गए हैं किसी रोजगार के कारण। तो उनके बच्चे दादा दादी के, नाना नानी के, या फिर किसी चाचा चाची के यहाँ पर रह के पढ़ते हैं। ऐसे परिप्रेक्ष्य में अगर किसी घर में एक मोबाइल होगा, उस पर अगर इंटरनेट भी होगा, तो वो प्राथमिकता किसके पास होगी? जिस घर में एक पुरुष है, बड़ा पुरुष है, वो जिसके पास वो मोबाइल रहता है, वो अगर बाहर चला गया तो वो मोबाइल किसको उपलब्ध होगा? और कौन घंटों बैठकर उस मोबाइल से पढ़ाई कर सकता है? अगर उस घर में 2 लड़के हैं और 1 लड़की है, या फिर 1 लड़का है और 3 लड़कियां हैं, तो उसमें प्राधान्य क्रम क्या होगा? किसको पहले वो मोबाइल मिलेगा? किसको पहले उसका नेट का बैलेंस है जो वो इस्तेमाल करने को मिलेगा? और लड़कियों की हालत क्या होगी? इस भारत में लड़कियों को मोबाइल पकड़ना, मोबाइल हाथ में रखना वाजिब नहीं समझा जाता है। ऐसा माना जाता है अगर लड़की के हाथ में मोबाइल दिया जाएगा तो लड़की बिगड़ेगी। अगर कोई लड़की घंटों मोबाइल को चिपक कर बैठती है तो ये समझा जाता है कि उसका कुछ तो गड़बड़ चल रहा है। तो इसी कारण बच्चों के हाथ में, किस उम्र के बच्चों के हाथ में मोबाइल दिया जाए, किस उम्र के हाथ में मोबाइल नहीं दिया जाए, इसके भी बहुत सारे सवाल है। क्योंकि युवा पीढ़ी के हाथ में मोबाइल न देने का कारण ये है कि उसमें कुछ गलत चीज़ें भी सामने आती है। तो इसी कारण युवाओं के हाथों में भी पेरेंट्स मोबाइल देना नहीं चाहते हैं। लड़कियों के हाथ में तो मोबाइल पेरेंट्स कतई देना नहीं चाहते हैं, और छोटे बच्चों के हाथ में उनकी आँखों की या फिर उनकी सेहत के कारण, उनके मानसिक स्थिति के कारण भी मोबाइल नहीं देना चाहते हैं। पबजी जैसे गेम है या फिर और कुछ गलत चीज़ें हैं जो छोटे बच्चों का मनोरुग्ण बनाते हैं या फिर उनकी मनोविकार की तरफ उनको ले जाते हैं। ये सारी समस्याएं, ये तो इनकी चर्चा अब ना तो कोई टीवी चैनल आपको करते हुए दिखाई देता है, और ना ही जब ऐसा माना गया था कि जब रेडियो का इजाद हुआ था, रेडियो आया था, तो ऐसा माना जाता था कि रेडियो में अब प्रोग्राम चलेंगे, रेडियो में अब लेक्चर चलेंगे और बच्चे घर बैठ के पढ़ेंगे, और बच्चों को हर एक विशिष्ट समय में रेडियो से रिले ट्रांसमिशन किया जाएगा और बच्चों को पढ़ाया जाएगा। वो साबित नहीं हुआ। बाद में जब टीवी का इजाद हुआ
तब भी जाके ऐसा लगा कि कोई कंट्री वाइड क्लासरूम नाम का जादू हर एक एरिया, हर एक कक्षा के बालक को घर बैठे शिक्षा देगा और बच्चे टीवी पर देखकर अपना अध्ययन करेंगे और टीचर एक जगह पर दिल्ली में या फिर कहीं बैठकर बड़े बड़े शिक्षाविद या फिर बड़े बड़े संस्थानों के शिक्षक बच्चों को शिक्षा देंगे और अब ये शिक्षा हर एक के घर में पहुंचेगी। ऐसा टीवी के आने के बाद भी लगा था कि शिक्षा में अब एक अभूतपूर्व क्रांति होगी, किसी को स्कूल में जाना नहीं पड़ेगा और घर पर बैठ के सब शिक्षा मिलेगी। ये आज तक सही साबित नहीं हुआ है, क्योंकि इस तरह की तकनीकी सुविधाओं की अपनी अपनी मर्यादाएं होती है। पहली तो मर्यादाएं ये होती है कि ये बहुसंख्यक जनसंख्या के पहुंच के बाहर होती है। ये बहुसंख्यक जनसंख्या को शिक्षा का नकार देती है, उनको इस शिक्षा की परिधि से बेदखल कर देती है, उनको ये सम्मिलित कर नहीं सकती है और इनको वो अपनी जनसंख्या का हिस्सा तक नहीं मानती है। ये सबसे बड़ा इसका कारण है कि ये भारत के प्रजा लोकतंत्र के खिलाफ है, संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ है, संवैधानिक तथ्यों के खिलाफ है। ये भारत में मौजूदा पूर्वग्रहों को और पुख्ता बनाने वाली ये साजिश है। जैसे कि हम देख रहे हैं कि भारत में जो समाज है, जो जातिगत धारणाओं में बंधा हुआ है, जो स्त्रियों के बारे में जिनकी धारणा है उनमें कुछ बंधा हुआ है और वो परंपरागत धारणाओं को, जाति के बारे में, वर्ग के बारे में, लिंग भाव के बारे में जो भी धारणाएं हैं उन धारणाओं को पकड़ के चल रहा है। मतलब जैसी ही पारंपरिक धारणाएं अपने पुरखों से आई है वैसी ही धारणाएं बच्चा अपने दिमाग में लेके अपना सामाजिकीकरण करता है और आगे की राह चलता है। अगर बच्चा इस तरह के आइसोलेशन में बढ़ेगा तो ये धारणा, ये पूर्वग्रह और पुख्ता हो जाएगी और ये और परंपरावादी और ये और पिछड़ेपन की तरफ जाएगा। ये इसका बहुत बड़ा खतरा हमारे सामने दिखाई पड़ता है। अब तो भारत के प्रधानमंत्री ने जो भी शिक्षा के डिजिटल इंडिया का प्रोग्राम किया था वो पूरी तरह से असफल हुआ दिखाई दिया है, क्योंकि भारत में 15% लोगों के पास भी स्मार्टफोन नहीं है, 10% लोगों के पास भी कंप्यूटर नहीं है, इंटरनेट तो 5% लोग भी अपने शिक्षा के कारण शिक्षा के लिए इस्तेमाल नहीं करते हैं। ऐसा वास्तव होते हुए कौन ऐसी योजनाओं को आकार देता है, कौन ऐसी योजनाओं को हमारे ऊपर थोपता है, ये हमें सोचना चाहिए। किस अवकाश में बैठ के ये रणनीतियाँ बनाई जाती है। अगर हम अभी 2019 में बनी हुई नई शिक्षा नीति को भी देखें तो हमारे सामने स्पष्ट होता है कि नई शिक्षा नीतियों में ना तो कोई सामाजिक न्याय की बात की है, ना तो कोई संवैधानिक तथ्यों की बात की है, ना तो कोई संवैधानिक मूल्यों की बात की है। इतना ही नहीं कि भारत की जो गैर बराबरी का जो इतिहास है, भारत की जो महामानवों का इतिहास है जिन्होंने शिक्षा में समान अधिकार मिलने के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी, अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी, ऐसे इतिहास को जो कि बहुसंख्यक समुदाय को शिक्षा नकारने वाला इतिहास है, उसका जायजा भी इस रणनीतियों में, उस नई शिक्षा नीतियों में नहीं दिया गया है। सिर्फ बड़े बड़े सपने दिखाए गए हैं और एक गोल तरह का एक लुभावना वातावरण तैयार किया है, जिसको एक उमा चक्रवर्ती नाम की शिक्षाविद है, वो कहती है कि इस 2019 की नई शिक्षा नीति में जो सबसे रेयर वर्ड जो होगा तो वो है कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब ये सबसे असंवैधानिक डॉक्यूमेंट है कि जो संविधान को पकड़ के बिल्कुल नहीं चलता है, जो संविधान के मूल्यों को, तथ्यों को, मार्गदर्शक मूल्यों को या फिर अभिवचनों को जरा भी उजागर नहीं करता है और सिर्फ सपने दिखाता है। इंटरनेशनल एजुकेशन की बात करता है, वर्ल्ड क्लास एजुकेशन की बात करता है, 5 स्टार एजुकेशन की बात करता है, लेकिन समाज में निचले स्तर पर जो दलित, आदिवासी, मुस्लिम अल्पसंख्यक जो है, जो आज़ादी के 70 साल के बाद भी
एक तरह की आत्मनिर्भर आत्मसम्मान जीवन जीने लायक कक्षा तक की शिक्षा नहीं ले पाए हैं, या फिर उनको पुश आउट किया गया है। हम आज तक शिक्षा से बेदखल होने वाले लोगों को ड्रॉप आउट शब्द का इस्तेमाल करते थे, लेकिन सही मायने में सोचे तो ये ड्रॉप आउट कभी नहीं होते हैं, ये पुश आउट किए हुए लोग होते हैं। ये पुश आउट किया हुआ तबका कौन सा है? ये अभी भी समाज की मुख्य धारा में शामिल होने का अभी भी इनको अवसर नहीं मिला है। स्वातंत्र आज़ादी के बाद भारतीय संविधान में ऐसा लिखा गया, ऐसा बताया गया था कि यह संविधान 10 सालों के अंदर सभी को शिक्षा का समान अवसर प्रदान करेगा और सभी को मुख्य धारा में शामिल करेगा। आज 70 साल के बाद भी अगर शिक्षा का समान अवसर सभी तबकों के लोगों तक नहीं पहुंचा है, अभी भी एक पिछड़ा वर्ग कितनी घुमंतु जातियां हैं जिनका 0.0% भी शिक्षा के या फिर मुख्य धारा के अवसर का लाभार्थी नहीं हो पाया है। अगर ऐसा माहौल है तो इस माहौल में क्या ये ऑनलाइन शिक्षा क्या खिलवाड़ बनाने का षड्यंत्र नहीं है उन लोगों के लिए जिन लोगों के सर के ऊपर छत तक नहीं है? तो ये खिलवाड़, ये जो व्यवस्था हमारे साथ कर रही है, ये जो इस बहुसंख्यक समुदाय के साथ खिलवाड़ जो व्यवस्था कर रही है, गैर बराबरी की व्यवस्था को ये व्यवस्था जो पुख्ता बना रही है, उसके लिए हमें लड़ना होगा और हमें शिक्षा के समान अधिकार के लिए लड़ना होगा, जो अभी तक हमारे सामने चुनौती बन के खड़ी हुई है। अभी हमारी शिक्षा की सार्वजनिक रूप की एक प्रकार की जो है संभावना की जा रही है। आज कोविड-19 के चलते जब ये ऑनलाइन का माहौल उभर के आया है, तो आप देखेंगे कि बहुत से यूनिवर्सिटीज़ ने, विश्वविद्यालयों ने अपना फंड जो अपनी इमारतों के लिए आया था, जो किसी सामग्री के लिए आया था, शिक्षकों के लिए आया था, उस फंड को ऑनलाइन टीचिंग मटेरियल और तकनीकी सामान खरीदने में तब्दील कर दिया है। मतलब ऐसा मान करके कि ये एक कोविड के बाद भी एक कायम रहने वाली एक प्रक्रिया है। तो ये इस तरह की जो कि फंड भारत के शिक्षा की बुनियादी संरचनाओं को खड़ा करने के लिए समन्वयी शिक्षा व्यवस्था को पुख्ता कराने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए था, वो फंड अब इस ऑनलाइन शिक्षा में डाइवर्ट किया जा रहा है। और इस ऑनलाइन शिक्षा के कारण निजी स्कूलें जो है उन्होंने इसको आगे करके तकनीकी मॉडल या फिर ऑनलाइन ई लर्निंग को आगे करके अपनी फीस को बढ़ाया है और दूसरी तरफ अपने टीचर्स को नौकरी से बेदखल कर दिया है। सरकार ने टीचर्स की भर्ती भी बंद कर दी है और जाहिर कर दिया है कि आने वाले सालों में कोई भी टीचर्स की भर्ती नहीं होगी। ये तक जाहिर कर दिया है कि अब कॉन्ट्रैक्ट बेस पर, ठेकेदारी पर शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। ये इस तरह से निजी स्कूलों ने 85% शिक्षकों को अपनी नौकरियों से निकाल दिया है, उनको फिर से उनका अपॉइंटमेंट लेटर नहीं दिया है, वो आज भी बेदखल हुए हैं। अब वो तो ना घर के कुछ काम करने लायक रहे हैं, ना तो वो कोई रोजगार कर सकते हैं, और जब तक उनकी स्कूलें शुरू नहीं होती ठीक से, उनके निजी जो मालक है, इनके जो निजी ओनर्स है, उनको उससे शिक्षा से कुछ मुनाफा नहीं मिलता, तब तक उनको अपॉइंटमेंट की ऑर्डर नहीं दी जाती है। तो तब तक ये एक बहुत बड़ा जो निजी स्कूलों में काम करने वाला शिक्षकों का वर्ग है, उनकी समस्याएं क्या है, इस पर अभी तक कोई चर्चा नहीं हुई है। उनका जीना मरना अब हाशिए पर है। उनकी दैनंदिन समस्याएं, उनकी पारिवारिक समस्याएं जो अभी इस कोविड के दरम्यान एक भीषण रूप धारण कर रही है, उसको नज़रअंदाज करके, उसको बेदखल करके ये ऑनलाइन शिक्षा का जश्न ये निजी स्कूलें मना रही है। और इसमें कुछ नौकरशाह, इसमें कुछ सरकारी मंत्री, मिनिस्टर्स ये भी शामिल है, सरकारी ब्यूरोक्रेसी भी उसमें शामिल है कि इसको वो बढ़ावा दे रही है। और ये एक तरह का आंखों में धूल झोंकने का षड्यंत्र है। एक तरह से
ये जिन महामानवों ने भारत के सामाजिक परिप्रेक्ष्य में शिक्षा का सार्वत्रिकीकरण करने का सपना देखा था, जिस सावित्रीबाई फुले ने सभी को, लड़कियों को शिक्षा मिले, इसीलिए गोबर का, पत्थरों का मारा सहन किया था और समाज का अपमान, कुचेष्टा सहन करके दलित पिछड़े वर्गों को, लड़कियों को शिक्षा प्रदान करने के लिए सार्वत्रिक शिक्षा का अधिकार का एक दायरा प्रदान किया था। उस महामानवों के, महात्मा फुले के, सावित्रीबाई फुले के, राजर्षि शाहू महाराज के, नामदार गोपाल कृष्ण गोखले के, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के इन किए करतूतों पर ये पानी फेरने वाला होगा। इसीलिए हमें इसे समझना चाहिए कि आज जो ज़रूरत है, कोविड-19 में जो भी सरकारी है वही तुम्हारे उपयोग में आता है। ये एक अध्याय हमने देखा है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे कि सरकार का घर ये पिता का घर होता है, क्योंकि अगर सरकारी स्कूल रहेगी तभी हमारे सभी जो बहुसंख्यांक पिछड़े जनजाति, ओबीसी, दलित, मुस्लिम, आदिवासी, मेहनतकश लोग हैं, मजदूर लोग हैं, उनके बच्चे तभी पढ़ पाएंगे जब सरकारी स्कूल होगी। सरकारी यातायात की सुविधा होगी तो तभी हमारी घर की औरतें, बूढ़े, बच्चे यातायात कर पाएंगे। सरकारी अस्पताल होगा तभी हमारे लोगों को आरोग्य की, हेल्थ की सुविधाएं मिलेगी, दवा अस्पताल की सुविधाएं मिलेगी। ऐसा हम आज तक मानते आ रहे थे, लेकिन इन्हीं व्यवस्थाओं को अगर ख़त्म कर दिया गया तो आज कोविड ने ये दिखा दिया है कि गरीब हो या अमीर हो, उसको सरकारी अस्पताल की सेवा बरकरार रखना उसके लिए भी ज़रूरी होता है कि जो सबसे अमीर भी होता है। अमीरी गरीबी का जो भेद था कि जो बड़े बड़े जो लोग जो कहते थे कि हम सरकार अस्पताल की सुविधाएं खरीद सकते हैं, कोविड के दरमियान उनको भी पता चला कि कोई भी निजी अस्पताल 1 लाख रुपए लेकर भी उनको शुरू के दौर में कोविड की ट्रीटमेंट देने में राजी नहीं था। उन्होंने अपने अस्पताल बंद कर दिए थे। अब जाके उनको पता चला है कि समाज के गरीब तबके के लिए नहीं, अमीर तबके के लिए भी निजी अस्पताल सुविधा, निजी आरोग्य सुविधा होनी ज़रूरी होती है। और हमारे सेहत के लिए गरीब की सेहत भी अच्छी रहनी ज़रूरी होती है। अगर गरीब की सेहत अच्छी नहीं रही और किसी और की सेहत अच्छी नहीं रही तो हमारी भी नहीं रह सकती है। ये अध्याय उन पूंजीपतियों को और अमीरों को और एक इलाइट, एक बुर्जुआ वर्ग होता है, उनको कोविड-19 के दरमियान मिला है। इसीलिए आगे के ज़माने में अगर शिक्षा के समान अवसर, जहाँ पर राष्ट्रपति का बच्चा हो, पंत प्रधान का बच्चा हो, पूंजीपति का बच्चा हो या फिर गरीब मजदूर का बच्चा हो, ये साथ बैठ के पढ़ेंगे, एक दूसरे को समझेंगे। हिंदू का बच्चा हो, मुस्लिम का बच्चा हो, गरीब का बच्चा हो, अमीर का बच्चा हो, एक दूसरे के साथ बैठकर पढ़ेंगे, तभी भारत का निर्माण होगा। तभी भारत की नागरिकता जो संवेदनशील होगी, एक दूसरे को समझने वाली होगी, भाईचारा, समाजवाद, बंधुता देखने वाली एक नागरिकता होगी। ये नागरिकता तभी बन सकती है जब हम इस स्कूली शिक्षा को मजबूत करेंगे। तो हमारा इस दौरान ये कर्तव्य बनता है कि जो इस व्यवस्था के जो सूत्रधार है, जो एक षड्यंत्र रच रहे हैं कि ऑनलाइन शिक्षा को आगे करके शिक्षा के निजीकरण में बढ़ावा देने का जो साजिश है, उसको हमने उसको दूर कराना होगा। उसके साथ हमें जंग लड़नी होगी। और ये निजी कंपनियों का जो कंपनी राज है, जिसमें अब वो शिक्षक को फैसिलिटेटर बनाना चाहते हैं। अगर शिक्षक फैसिलिटेटर बनेगा तो उनको बच्चों को ग्राहक बनाना है, कंज्यूमर बनाना है, और बच्चों को कंज्यूमर बनाने वाली जो व्यवस्था है, वही व्यवस्था ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देने में लगी हुई है। और अगर बच्चा ग्राहक बनेगा तो जिसके जेब में पैसा होगा
और जिसको खरीदने की क्षमता होगी उसी को ज्ञान मिलेगा, वही आगे जाएगा और वो एक गैर बराबरी की खाई को जन्म देगा। और इस देश में एक डिजिटल डिवाइड, एक गैर बराबरी की खाई इस ऑनलाइन शिक्षण के जरिए खड़ी की जा सकती है। तो हम अगर अपने आप को एक कार्यकर्ता समझते हैं, इस लड़ाई में लड़ने वाला एक एक्टिविस्ट समझते हैं, तो आज हमारा फर्ज ये बनता है कि हम इन साजिशों को कतई यहाँ पनपने ना दे, और शिक्षा के निजीकरण का जो षड्यंत्र चल रहा है और शिक्षा के ऑनलाइन करने का जो षड्यंत्र चल रहा है और ये जो दिखावा है, ये जो ऊपरी तहत है, ये जो भूल भुलैया है, इसका सही मायने में जो अर्थ है, ये अर्थ हम अपने लोगों तक पहुँचाएं। और एक जैविक बुद्धिजीवी होने के नाते, एक ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल होने के नाते इन साजिशों को समझे, इनके कंटेंट को समझे। क्या कंटेंट दिया जाएगा? अगर ऑनलाइन शिक्षा होगी तो पूरा जो जागतिक जो वैश्विक पूंजीपतियों का, जो कंपनियों का, उनको जो कंटेंट चाहिए वो कंटेंट ही इस तरह से ऑनलाइन एजुकेशन से दिया जाएगा। और भारत एक सबसे बड़ी मिडिल क्लास की बाजार पेट है, एक मार्केट है। इसी कारण पुराने बहुत 20 सालों से लेकर भारत में ये टेक्निकल कंपनियां, ये आईसीटी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी में काम करने वाली कंपनियां यहाँ पर अपने पांव रखने की कोशिश कर रही थी। कोविड की आपत्ति उनके लिए इष्टापत्ति बनी। कोविड की आपत्ति ने उन्हें अपने पैर जमाने के लिए अवसर दिया, और इस इष्टापत्ति में उन्होंने अपने हाथ धोने का, अपना मार्केट विस्तारित करने का, बाजार विस्तारित करने का, अपना ग्राहक वर्ग विस्तारित करने का जो अवसर है वो उन्होंने इनकैश किया है, वो उन्होंने हासिल किया है। इसीलिए हमें इस समाज व्यवस्था को समझना होगा, और इस समाज व्यवस्था को समझ के इस ऑनलाइन का जो षड्यंत्र है उसको समझना होगा। और जो कि प्रगत देशों में चलती है, समान समन्यायी जो नेबरहुड स्कूल की संकल्पना है, जहाँ पर एक नेबरहुड के बच्चे, चाहे वो मुख्यमंत्री का बच्चा हो या फिर रास्ते पर केले बेचने वाले का बच्चा हो, साथ में जब पढ़ते हैं तभी समान अवसर मिलता है। और जो कि थाईलैंड, जापान, जर्मनी, हांगकांग, फिनलैंड जैसे देश है, साउथ कोरिया जैसे देश है, जो कि प्रगत देशों में माने जाते हैं, उनके पास ये समन्यायी समान शिक्षा है, और वो भी कक्षीय शिक्षा पर ध्यान देते हैं। वो भी चौक और टॉक की शिक्षा व्यवस्था को मानते हैं और उसी को शिक्षा का मुख्य आधार मानते हैं। तो हम जो अभी विकसनशील देशों की लिस्ट में से भी बाहर फेंके गए हैं, वो इंडियन ऐसा क्यों मानते हैं कि हमें एक महाशक्ति बनना है? क्यों हमें महाशक्ति बनने का भूत हम पर हावी हुआ है? और क्यों हम ये नहीं सोचते कि हमें प्राइवेटाइजेशन के जरिए नहीं बल्कि सरकारी सामाजिक समन्यायी शिक्षा व्यवस्था के जरिए ही हमें न्याय मिलने वाला है। ये सिर्फ दरिद्री देशों में माना जाता है कि बच्चा 3 स्टार स्कूल में पढ़ रहा है, 5 स्टार स्कूल में पढ़ रहा है, निजी स्कूल में पढ़ रहा है। जो प्रगत देश है, जो आधुनिक देश है, वहाँ पर उनकी प्रगति का कारण उनकी एक समान समन्यायी शिक्षा व्यवस्था होती है। ऐसी शिक्षा व्यवस्था जो सबको साथ लेकर चलती है, ऐसी शिक्षा व्यवस्था का निर्माण करना, ऐसी शिक्षा व्यवस्था को बरकरार रखना, ये हमारा फर्ज बनता है। इसीलिए इस वक्तव्य में मैं आखिर में इतना ही कहूँगा कि ये शिक्षा व्यवस्था जो एक लंबे अरसे की लड़ाई का नतीजा मान के हम तक पहुंची है, जो एक बहुत छोटा सा तबका है कि जो इसका लाभार्थी रहा है। हम भी इस व्यवस्था के फर्स्ट जनरेशन लर्नर या फिर सेकंड जनरेशन लर्नर होंगे। इसको आगे की जनरेशन में अगर हम बरकरार नहीं रखेंगे और इस भूल भुलैया में, इस आपत्ति को इष्टापत्ति में बदलने वाले निजी शिक्षा के बाजारीकरण को प्राधान्य देने वालों के इन मंसूबों को हम अगर यशस्वी होने के लिए
हम गाफिल रहेंगे और कोई विरोध इसका नहीं करेंगे तो ये आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत बड़ा धोखा साबित हो सकता है। आपने मुझे ये बात रखने का अवसर दिया और सभी शोषित पिछड़ा संगठन के कार्यकर्ताओं का मैं शुक्रगुजार हूँ। धन्यवाद।